आज हम लोग कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषता और उपयोगिता का वर्णन करेंगे। इसको देखेंगे, आप लोग धीरे धीरे इसको समझिए। चालू करता हूँ यहाँ से। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय नियम निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर लैटिन के शब्द कंप्यूटेयर से लिया गया है। इसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका एक शाब्दिक अर्थ है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तथ्य निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। इसका मुख्य तौर से 3 काम हैं। पहला, डाटा को लेना, जिसे हम इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम उस डाटा को प्रोसेसिंग करने का होता है। आखिरी काम उस प्रोसीड डाटा को दिखाने का होता है, जिसे आउटपुट भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहला काम है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। इनपुट में डाटा लेता है, प्रोसेसिंग में उसको कैलकुलेशन करता है और तीसरा है उसका आउटपुट, जहाँ डाटा को दिखलाता है। आगे चलते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था, जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पंच कार्ड की मदद से डाटा को इंसर्ट किया जाता था। कंप्यूटर को हम एक ऐसा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं जो कि रॉ डाटा को इनपुट के तौर में यूजर से लेता है, फिर उस डाटा को प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रोसेस करता है और आखिर के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रकाशित करता है। ये दोनों न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है। अगला हम देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तकनीकी रूप से कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म तो नहीं होता है, फिर भी कंप्यूटर का एक काल्पनिक फुल फॉर्म है, जिसका है, इसे देखेंगे, COMPUTER। C से कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूज्ड टू, T से टेक्निकल एंड, R से एजुकेशनल और E से एजुकेशनल और R से रिसर्च। इस प्रकार ये उसका फुल फॉर्म कहा गया। अगला चलते हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? इस बात का सही तरीके से प्रमाण नहीं किया जा सकता कि कब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू किया गया, लेकिन ऑफिशियली कंप्यूटर की डेवलपमेंट को जनरेशन के मुताबिक क्लासिफाई कर दिया गया है। ये मुख्य तौर से 5 हिस्सों में बटे हुए हैं। जब बात कंप्यूटर के जनरेशन की आती है, तब इसका तात्पर्य है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जैसे जैसे कंप्यूटर में विकास होते हैं, उन्हें अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित कर दिया गया, जिससे कि इन्हें सटीक रूप से समझने में आसानी हो। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से 1956 में थी। 1940 से 1956 तक थी। इसको कंप्यूटर की पहली पीढ़ी बोला गया है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। इसको देखेंगे। सबसे पहले जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स को सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम को मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये साइज में काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। इनको चलाने में काफ़ी शक्ति का इस्तेमाल होता था। ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसमें हीट की भी बहुत समस्या थी, जिससे कि कई बार माल फंक्शंस भी होता था। इसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। उदाहरण के तौर पे UNISC एंड ENISC कंप्यूटर्स, ये उस समय के एग्जाम्पल्स हैं जो कि 1940 से 56 के बीच में यूज हुए। अगला चलते हैं हम लोग को दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की 1956 से 1963, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ।
1956 से 63 था ट्रांजिस्टर यूज करने। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। ट्रांजिस्टर बहुत ही कम जगह लेते थे, छोटे थे, फास्टर थे, सस्ते थे और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे। ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में कम हीट जनरेट करते थे, लेकिन फिर भी इसमें हीट की समस्या अभी भी थी। इनमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रान को इस्तेमाल में लाया गया था। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रान को इस्तेमाल में लाया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जिसको कहा गया 1964 से 1971, इसमें यूज हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसको हम बोलेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ट्रांजिस्टर्स को छोटे छोटे कर सिलिकॉन चिप के अंदर डाला जाता था, जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसमें ये फ़ायदा हुआ कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ गई। पहली बार इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए मॉनिटर, कीबोर्ड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इससे पहली बार मार्केट में लॉन्च किया गया। ये तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1964 से 71 इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पहली बार मार्केट में भी लॉन्च हुआ। इसमें पहली बार मॉनिटर यूज हुआ, कीबोर्ड यूज हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1985, जिसमें यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर्स। फोर्थ जनरेशन की ये खासियत है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। इसमें हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट को एक ही सिलिकॉन चिप में एम्बेड कर किया गया। इससे मशीन के आकार को कम करने में बहुत आसानी हुई। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से कंप्यूटर की एफिशिएंसी और बढ़ गई। ये बहुत ही कम काम समय में बड़े से बड़े कैलकुलेशन कर पा रहा था। अगला देखेंगे पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर, जो 1985 से लेकर अब तक चल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। फिफ्थ जनरेशन आज के दौर का वहाँ है जहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना दबदबा कायम कर लिया। यह नई टेक्नोलॉजी है जैसे स्पीच रिकग्निशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कैलकुलेशन जैसे एडवांस तकनीकी इस्तेमाल में आने लगी है। यह एक ऐसा जनरेशन है जहाँ की कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण स्वयं डिसीजन लेने की क्षमता आ चुकी है। जैसे जैसे सारे काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे। अब कह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ये भी देख लेते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऐसे तो बहुत से लोगों ने इस कंप्यूटिंग फील्ड में अपना योगदान दिया है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है चार्ल्स बैबेज का है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन सन 1837 में निकाला था। ये हैं चार्ल्स बैबेज। उनके इस इंजन में ALU बेसिक फ्लो कंट्रोल और इंटीग्रेटेड मेमोरी की कॉन्सेप्ट लागू की गई थी। इस मॉडल पे ही बेस करके आजकल के कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया। इसी कारण उनका योगदान सबसे ज़्यादा है, तभी कंप्यूटर के जनक के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के कई कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मास स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी। कह रहा है कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है, उसको समझना है यहाँ पर कि कंप्यूटर्स के ये पार्ट्स के बारे में बता रहा है कि जैसे इनपुट डिवाइस एक होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, CPU होता है, मास स्टोरेज होता है और मेमोरी होती है। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर ये समझने की चीज़ है, जो इनपुट डिवाइस क्या है, जहाँ डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, जहाँ प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट क्या है, जहाँ प्रोड्यूस होता है। स्टोरेज क्या है, जहाँ रिजल्ट को रखा जाता है। अब हम देखेंगे इनपुट। यहाँ पर इनपुट वो स्टेप है जिसमें रॉ इन्फॉर्मेशन को इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करके कंप्यूटर में डाला जाता है।
ये कोई लेटर, पिक्चर या कोई वीडियो भी हो सकता है। इनपुट में मतलब कोई भी डाटा को हम कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं, जैसे कि टाइपिंग का फिल्म है, फ़ोटो है, कुछ भी हो सकता है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत इंटर होते हैं। प्रोसेस के दौरान इनपुट हुए डाटा को इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। ये पूरी तरह से इंटरनल प्रोसेस है। प्रोसेसिंग में कैलकुलेशन का पार्ट समझ सकते हैं कि वो इंटरनल जब इनपुट हो जाता है तो इसको प्रोसेसिंग करता है। आउटपुट के दौरान जो डाटा पहले से प्रोसेस हो चुके हैं उसको रिजल्ट के तौर में शो किया जाता है। यदि हम चाहें तो इस रिजल्ट को सेव करके मेमोरी में रख भी सकते हैं और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटो से कैमरे से फ़ोटो खींच लिया, अंदर कंप्यूटर में आ गया, उसके बाद कैलकुलेशन हुआ। अब उस फ़ोटो में क्या क्या चीज़ दिखलाना है, क्या चीज़ नहीं दिखलाना है, वो सब आउटपुट पर हमारा शो करेगा और हम उसको चाहें तो कंप्यूटर में रख भी सकते हैं, भविष्य में उसको देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। कंप्यूटर के देखिए यहाँ पर जो यूनिट्स होती हैं, जो उसके भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। ये मदरबोर्ड है, ये रैम है, ये मदरबोर्ड का पार्ट है। ये कई टाइप के होते हैं, डिवाइसेज हैं, या हार्ड डिस्क है आपकी, ये कार्ड्स हैं, इसमें डिस्प्ले कार्ड्स भी होते हैं। ये सब एक प्रकार के कंप्यूटर में यूज होने वाली चीज़ें हैं। इसमें से कुछ नहीं है, मतलब कुछ बड़े कंप्यूटर्स हैं, जैसे कुछ छोटे कंप्यूटर्स के लिए प्रयोग होते हैं। अगला है, यदि आपने कभी किसी कंप्यूटर केस के भीतर देखा होगा तो आपने ज़रूर पाया होगा कि अंदर छोटे छोटे कई कंपोनेंट्स होते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, पर वे एक्चुअल में उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अब आप इन लोगों को इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए। पहला है मदरबोर्ड। किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। ये एक पतली प्लेट की तरह दिखती है, पर ये बहुत सी चीज़ों की धारण किए हुए है। जैसे इस मदरबोर्ड पर क्या क्या होता है: CPU, मेमोरी कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव के लिए होता है, एक्सपेंशन कार्ड होता है, ऑडियो कंट्रोल होते हैं करने के लिए सिस्टम होता है। इसमें बहुत चीज़ें, पोर्ट्स होते हैं, कनेक्शन होते हैं, और इसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है। अगला होता है CPU या प्रोसेसर, जो गोल सा होता है मदरबोर्ड के ऊपर, उसको जानेंगे। क्या आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU क्या है? इनको भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर केस के अंदर मदरबोर्ड में पाया जाता है। ये कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये किसी कंप्यूटर के भीतर ही सारी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखे हुए होता है। जितनी ज़्यादा एक प्रोसेसर की स्पीड होगी उतनी जल्दी से प्रोसेसिंग कर पाएगा। इसी पर डिपेंड करता है कंप्यूटर की स्पीड, ये यही बता रहा है। इसलिए प्रोसेसर जो है बहुत अच्छा लगाया जाता है कंप्यूटर्स में। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। जब भी कभी कंप्यूटर कुछ कैलकुलेशन करता है तो ये टेम्पररी या रिजल्ट को रैम में सेव कर देता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो डाटा भी खो जाता है। यदि हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हों तो उसे नष्ट होने से बचने के लिए हमें बीच बीच में अपने डाटा को सेव करना चाहिए। सेव करने से डाटा हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है और लंबे समय तक रखता है। जब हम लोग कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो डाटा जो है उसकी टेम्पररी मेमोरी में चला जाता है, जिसको रैम बोलते हैं। और अगर हम सेव नहीं करेंगे और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डाटा भी इरेज हो जाएगा। रैम को मेगाबाइट्स, MB, गीगाबाइट्स में मापा जाता है। जितना ज़्यादा रैम होगा उतने लिए अच्छा होगा उसका। हार्ड ड्राइव क्या है? हार्ड ड्राइव को हम कंपोनेंट्स हैं जहां सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, दूसरे फाइल को सेव किया जाता है। इसमें डाटा लंबे समय तक स्टोर होकर रहता है। हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं उसको हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। हार्ड ड्राइव में डाटा जो है स्टोर होता है और इसमें आप फाइल को आप सेव कर देंगे। इसको भविष्य में फिर कभी यूज कर सकते हैं। अगला है पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट का काम होता है कि मेन पावर सप्लाई से पावर लेकर उसे ज़रूरत के अनुसार दूसरे कंपोनेंट्स में सप्लाई करना। ऊपर देखिए लिखा होगा, सबसे पहले काम है कंप्यूटर में मेन कंप्यूटर से जो आप पावर में लीड अपनी लगाते हैं उसको पावर सप्लाई यूनिट बोलते हैं। उसका काम है कि वहाँ से वोल्टेज को लेना और कंप्यूटर्स में भेजना। अगला है एक्सपेंशन कार्ड।
सभी कंप्यूटर्स के एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं जिसकी हम फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन कार्ड को ऐड कर सकें। इन्हें पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट कार्ड भी कहा जाता है। लेकिन आजकल के मदरबोर्ड में बिल्ड इन के ही कई स्लॉट पहले से होते हैं कुछ एक्सपेंशन कार्ड के नाम से, जो हम पुराने कंप्यूटर्स को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एक्सपेंशन कार्ड एक मदरबोर्ड में ही स्लॉट्स होता है जिसमें कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें लगाकर हम कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें इस स्लॉट्स में वीडियो कार्ड लगा सकते हैं, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड और ब्लूटूथ कार्ड। अगला हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर को हम कोई ऐसी फिजिकल डिवाइस को कह सकते हैं जिसे हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। वहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब है कोड्स का कलेक्शन जिसे हम अपने मशीन के हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर को चलने के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर वो होता है जो आपको छू सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। आप कंप्यूटर को बंद कर दीजिए और जो चीज़ आपके सामने चीज़ है उसको छू सकते हैं, वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर में चला जाएगा। सॉफ्टवेयर, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और अंदर जो स्क्रीन के अंदर फिल्म के रूप में या पिक्चर के रूप में दिखाई देता है वो सब सॉफ्टवेयर का होता है। उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर मॉनिटर को हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, माउस जिसे हम नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। वहीं इंटरनेट ब्राउज़र जिससे हम वेबसाइट विज़िट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि वो इंटरनेट ब्राउज़र रन होता है, ऐसी चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कह रहा है कि यहाँ कंप्यूटर मॉनिटर होता है उस पर डिस्प्ले करने के लिए माउस को डायरेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी एक हार्डवेयर है। इंटरनेट ब्राउज़र ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको खोलते हैं और उसके अंदर से बहुत चीज़ें हम वेबसाइट्स वगैरह खोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो कंप्यूटर को चलाता है, मतलब इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है हार्डवेयर से कि हम उसे यूज कर सकें। ये हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का सम्मिश्रण है, दोनों की समान भूमिका है, दोनों साथ मिलकर ही कोई काम कर सकते हैं। जब भी हम कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल सुनते हैं तब हमारे मन में बस पर्सनल कंप्यूटर का चित्र आता है, जिसमें कि आपको बता दूं कि कंप्यूटर बहुत सारे प्रक्रिया के होते हैं, विभिन्न शेप्स और साइज़ के आते हैं। ज़रूरत के अनुसार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एटीएम पैसा निकालने के लिए, स्कैनर किसी बारकोड को स्कैन करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। ये डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हैं। ये भी कंप्यूटर्स हैं, एटीएम मशीन हो गया, स्कैनर हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, आपके डेस्कटॉप्स कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गए, सभी कंप्यूटर्स के पार्ट्स चीज़ें हैं। अगला है डेस्कटॉप। बहुत से लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने घरों, स्कूलों और पर्सनल काम के लिए करते हैं। इनका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इन्हें हम अपने डेस्क पर रख सकें। इनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और कीज। अगला है लैपटॉप के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि बैटरी पावर्ड होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं जिससे कि इन्हें कहीं भी और कभी भी इधर उधर लाया जा सकता है। अगला है टैबलेट। जब आप बात करते हैं टैबलेट की तो हम इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसे बड़ी आसानी से हाथों से पकड़ा जा सकता है। इसमें कीबोर्ड, माउस नहीं होते, बस एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होता है जिसे टाइपिंग और नेविगेशन के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स में आईपैड। अगला है टॉपिक हमारा सर्वर कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब भी हम कोई चीज़ इंटरनेट में खोजते हैं तो सारी चीज़ें सर्वर पर स्टोर होती हैं। अगला है अन्य कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के अन्य प्रकार क्या हैं? चलिए अब हम जानते हैं कि अन्य प्रकार के कंप्यूटर्स क्या होते हैं। पहला, स्मार्टफोन। जब एक नॉर्मल सेल फ़ोन में इंटरनेट इनेबल हो जाता है तो उसका इस्तेमाल कर हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। इसे हम सेल फ़ोन को स्मार्टफोन कहा जाता है। उसके बाद है वियरेबल, पहनने योग्य तकनीकी उपकरणों के एक समूह के लिए एक सामान्य शब्द है।
इसमें फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट वॉच शामिल है। इन्हें कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि इसे पूरे दिन पहने जा सके। इन उपकरणों को अक्सर पहनने योग्य कहा जाता है, वियरेबल डिवाइस कहा जाता है। गेम कंट्रोल, यह गेम कंट्रोल भी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आपके टीवी पर वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं। अगला है टीवी। टीवी भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें अब काफ़ी एप्लीकेशन ऐप्स शामिल हो गए हैं जिसे हम स्मार्ट टीवी में परिवर्तित करते हैं। वही अब आप सीधे अपने टीवी पर इंटरनेट से वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग, अगला है कंप्यूटर का उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखा जाए तो इस्तेमाल हम अपने जीवन में हर जगह करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारा एक अंग सा बन गया है। मैंने इसके कुछ इस्तेमाल और जानकारी की लिखा है, देखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षा में इसका सबसे बड़ा हाथ है। अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तब उसे कुछ मिनटों में ही जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसकी मदद से, रिसर्च से पता चलता है कि कंप्यूटर की मदद से स्टूडेंट की लर्निंग परफॉर्मेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आजकल घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास की मदद से पढ़ाया जा सकता है। हेल्थ एंड मेडिसिन, हेल्थ और मेडिसिन के लिए एक वरदान है। इसकी मदद से आजकल मरीजों का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। आजकल किसी भी चीज़ डिजिटल हो गई हैं जिससे बड़ी आसानी से रोग के बारे में पता चल जाता है। उस हिसाब से इसका इलाज भी पॉसिबल है और ऑपरेशन भी आसान बन गया है। विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, साइंस की ही देन है कि इस रिसर्च में बहुत आसानी होती है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है जिसे कोलैबोरेटरी भी कहा गया है, जिससे दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश में मौजूद हैं। बिजनेस में इसका बड़ा हाथ है। प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से मार्केटिंग, रिटेलिंग, बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग में होता है। यहाँ सभी चीज़ें डिजिटल होने के कारण इसकी प्रोसेसिंग बड़ी ही फास्ट हो गई है। आजकल कैशलेस ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इन क्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट के लिए ये बड़ा अड्डा बन गया है। किसी भी चीज़ों के बारे में आप बात करिए, मूवी, स्पोर्ट, रेस्टोरेंट्स, कहीं भी बात करिए, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट, आजकल तो गवर्नमेंट में भी इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फोकस दे रही है। यदि हम इस्तेमाल करें ट्रैफिक, टूरिज़्म, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, एविएशन, सभी जगह में इसका इस्तेमाल से हमारा बहुत काम आसान हो गया है। डिफेंस, सेना में इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसकी मदद से हमारी सेना और ज़्यादा सशक्त बन गई है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ों को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे बहुत से जहाँ इस्तेमाल करते हैं अपने अनुसार। अब है कंप्यूटर के लाभ। कंप्यूटर के लाभ क्या है? वैसे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर ने हमारे इंसानों के जीवन को बहुत सहज बना दिया है अपने इनक्रेडिबल स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज की मदद से। इससे इंसान जब चाहे तब कुछ भी सेव कर सकता है और कुछ भी खो सकता है आसानी से। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक बड़ी ही वर्सेटाइल मशीन होता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है अपने जॉब्स को करने में। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार की वर्सेटाइल मशीन होता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है अपने काम को करने में। वहीं इन मशीन के कुछ इम्पॉर्टेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। चलिए अब इनके विषय में जानते हैं। पहला है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर के एडवांटेज में चीज़ों में देख लीजिए क्या होता है। मुख्य रूप से मल्टीटास्किंग एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होती है कंप्यूटर की। इसमें कोई आदमी आसानी से मल्टीपल टास्क, मल्टीपल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकेंडों में। कंप्यूटर आसानी से ट्रिलियन या इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में कैलकुलेशन कर सकता है। ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेशन कर सकता है। स्पीड, अब ये केवल एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनकर नहीं रह गया है, अभी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसकी बहुत ही बड़ी एडवांटेज है इसकी हाई स्पीड, जो कि इससे कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में मदद करती है, वो भी बहुत कम समय में। इनका प्रयोग सभी ऑपरेशंस को तुरंत किया जा सकता है, अन्यथा इन्हें करने में बहुत समय लगता है।
अगला है कॉस्ट, स्टोरेज करती है बड़ी मात्रा में डाटा को। यह एक लो कॉस्ट सोल्यूशन होता है क्योंकि इसमें कोई इंसान बहुत ज़्यादा मात्रा की डाटा को कम बजट में सेव कर सकता है। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का इस्तेमाल से बहुत ही हाई क्वालिटी की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि इसकी कास्ट को बहुत हद तक कमाया जाए या कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है एक्यूरेसी। ये कंप्यूटर अपने कैलकुलेशन को लेकर बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, इनमें गलती होने की संभावना 9 के बराबर होती है। अगला है डाटा सिक्योरिटी। डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट करना ही डाटा सिक्योरिटी कहलाता है। कंप्यूटर हमारे डिजिटल डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर्स जैसे कि साइबर अटैक या सेस अटैकर से बचाते हैं। कंप्यूटर की हानि। अब कह रहा है कि सब होने के बाद कंप्यूटर की क्या हानि होती हैं वो उसको देखेंगे। पहला है वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है और हैकिंग उस अनऑथराइज्ड एक्सेस को कहा जाता है जिससे कि ओनर को आपके बारे में नहीं पता होता है। इस वायरस को आसानी से ईमेल अटैचमेंट के द्वारा चलाया जा सकता है, जो कभी कभी यूएसबी से भी या किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट से आपके कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। वही ये कंप्यूटर तक पहुंचकर आपके कंप्यूटर को बर्बाद कर देता है। होता क्या है कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं जो आप अपना सेंसिटिव डाटा स्टोर कर रखे होते हैं, तो उसको ये वायरस के रूप में अटैक कर सकता है। कोई भी आदमी अटैक कर देता है, अमूमन पॉसिबल बहुत कम होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे डाटा को आसानी से लोग हटा भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये एक उसका डिसएडवांटेज है। अगला है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। इन ऑनलाइन क्राइम को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं साइबर टास्किंग और आइडेंटिटी थेफ्ट भी इन्हीं ऑनलाइन साइबर क्राइम के तहत आते हैं। साइबर टास्किंग और साइबर आइडेंटिटी थेफ्ट। अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डिसएडवांटेज में, क्योंकि कंप्यूटर एक साथ बहुत से कार्य करने में सक्षम होता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भारी नुकसान होता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर से लेकर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात को देख लें, सभी में कंप्यूटर्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लोगों के स्थान में, इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर का भविष्य। एक और चीज़ है यहाँ पर डिसएडवांटेज में। दूसरे डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो इनकी आईक्यू नहीं होती, ये बिल्कुल यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये खुद से डिसीजन भी नहीं ले सकते। अगला है कंप्यूटर का भविष्य देख लेंगे थोड़ा सा क्या है। वैसे तो दिन पर दिन कंप्यूटर में काफ़ी टेक्नोलॉजी बदलाव आ रहे हैं। दिन पर दिन ये ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली और कैपेसिटी बन रही है। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें ज़्यादा बदलाव आएगा। पहले तो ये एक घर के आकार का था, अब ये हमारे हाथों में समा जा रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये हमारे मन से नियंत्रण होगा। आजकल साइंटिस्ट ऑप्टिकल कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, न्यूट्रल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इनके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि ये खुद ब खुद अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। ये रहा हमारा कंप्यूटर का भविष्य। अब भाई हमारा कंप्यूटर जो है आने समय में ऐसे बन जाएंगे जो आपके मन से कंट्रोल होंगे और ख़ुद ब खुद वो काम को कर देंगे। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।